मिशन दक्षिण में जुटे पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु में किया रोड शो। सेलम में डीएमके और कांग्रेस की नीतियों पर बरसे। लोगों से भ्रष्टाचार और परिवारवाद की नीतियों के खिलाफ आगामी चुनाव में वोट करने की अपील। फिर दिया 400 पार का नारा। शक्ति पर राहुल गांधी के दिए बयान पर पीएम मोदी ने फिर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और डीएमके की प्रवृत्ति हिंदू धर्म का अपमान करने की। वो कभी दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बोलते। बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी किया पलटवार। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, राहुल के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर हमला बोलते हुए दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुई शामिल पूर्व राजनयिक तरणजीत संधू ने भी थामा बीजेपी का दामन। एनडीए को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमएनएस नेता राज ठाकरे। एनडीए में हो सकते हैं शामिल। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में घमासान। सीट बंटवारे पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर। कोर कमेटी की बैठक में टिकटों पर मंथन। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्य समिति में घोषणा पत्र पर किया मंथन। 5 न्याय स्तंभ पर कुल 25 गारंटियों का ऐलान। बीजेपी ने किया पलटवार। बेंगलुरु के नगरथपेट में 2 समुदायों के बीच झड़प के बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, बेंगलुरु के दक्षिण सांसद तेजस्वी सूर्या और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने मांगा राज्य के गृह मंत्री का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट का सीएए के अमल पर रोक लगाने से इनकार। कोर्ट में केस पेंडिंग रहने के दौरान कानून पर रोक की याचिका खारिज। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को। लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग का अहम फैसला। मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का फैसला। चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 5 दिन का मिशन साउथ। 5वें दिन पीएम तमिलनाडु में थे, जहां बड़ी तादाद में लोगों के हुजूम ने उनका स्वागत किया। सेलम की एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। इस वर्ष के आरंभ से ही प्रधानमंत्री के दक्षिण भारत के दौरे और अब एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं बीजेपी के मिशन साउथ को धार देते नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के लगातार जनसंपर्क से विपक्षी दलों की नींद उड़ने लगी है। सोमवार को शाम कोयम्बटूर में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सेलम में जनसभा की। राज्य की जनता से मिल रहे प्यार आशीर्वाद को लेकर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये अपार जनसमूह डीएमके की नींद उड़ा रही है। एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु और केरल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। पार्टी का जोर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर है। प्रधानमंत्री बीते 15 दिन के दौरान ही कन्याकुमारी से कोयम्बटूर तक, तूतीकोरिन से सेलम तक सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं। इस दौरान लोगों के बीच उन्होंने गौरवशाली तमिल संस्कृति के उत्थान, विकसित राज्य से विकसित राष्ट्र का रोड मैप रखा।
डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। अगर मैं इनके स्कैम गिनाने लगूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। सेलम की जनसभा में प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस की नीतियों को महिला विरोधी भी बताया। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार की सफल योजनाओं को गिनाया। उन्होंने जनता से करप्शन और परिवारवाद की नीतियों के खिलाफ आगामी चुनाव में वोट करने की अपील की। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, फिशरमैन की समृद्धि के लिए, फिशरमैन की सुरक्षा के लिए 400 पार। अब की बार अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनावी माहौल में नेताओं के बोल अपना ही नुकसान कर कितना बड़ा चुनावी मुद्दा दूसरे पक्ष को दे सकते हैं, इसका बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी का शक्ति पर दिया बयान, जिससे सियासत गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनका बचाव कर रही है, लेकिन राहुल ने भाजपा के हाथ बड़ा मुद्दा दे दिया है। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। रविवार को मुंबई की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिया हुआ ये बयान अब लगता है उनके ही गले की फांस बन गया है। विपक्ष को उसके ही हथियारों से मात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया है। सोमवार को पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर करारा वार किया था, तो मंगलवार को भी उन्होंने तमिलनाडु की रैली में राहुल को अपने निशाने पर रखा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया। पीएम ने साफ साफ कहा कि हमारे शास्त्र साक्षी हैं कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहाँ शक्ति मदुरई मीनाक्षी है, यहाँ कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, यहाँ की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस वाले बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार
जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। बीजेपी और एनडीए के तमाम और नेता भी राहुल के बयान का खुलकर विरोध कर रहे हैं और राहुल के साथ ही इंडिया अलायंस को सनातन विरोधी करार दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। मोदी जी जो है वो नवरात्रि का व्रत करते हैं, सिर्फ जल पर व्रत करते हैं। उनको भारत की शक्ति स्वरूपा माताओं का जो है संस्कार उन्हें पता है और उनकी महत्ता का ज्ञान है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जो जॉर्ज पुनैया के शिष्य हैं, उन्होंने जैसे जॉर्ज पुनैया ने जो मां भारती का अपमान करते करते जिसने शक्ति का अपमान भी किया था, उसी का अनुसरण करते हुए राहुल गांधी ने जानबूझकर हिंदू धर्म की प्रतीक शक्ति का अपमान किया है। हालांकि विवाद के बाद राहुल गांधी ने सफाई पेश की और कहा कि वे किसी धार्मिक शक्ति के बारे में नहीं बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और झूठ की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी राहुल के बयान का बचाव कर रहे हैं। शक्ति शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। अगर हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो लगातार दो शक्तियों के बीच में संघर्ष रहा है, दैवी शक्ति और राक्षसी शक्ति। अब राहुल जी ने शक्ति की बात कही, अपने ऊपर क्यों ले लिया? कांग्रेस और राहुल भले ही लाख सफाई दें, लेकिन लगता है राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और इंडी गठबंधन बयानों के ऐसे फेर में फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। एनडीए अपनी रणनीति के तहत पार्टियों नेताओं को साथ जोड़ रही है। तमिलनाडु में पीएमके भी एनडीए में शामिल हो गई है। झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झामुमो विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे की मन से भी एनडीए में शामिल होने की अटकलें उसको लेकर लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों में भी हलचल व तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। एनडीए गठबंधन 400 के पार के नारे को साकार करने के लिए लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है। तमिलनाडु में अब पीएमके भी एनडीए में शामिल हो गई है। पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदोस ने बताया है कि गठबंधन के तहत पार्टी लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। Paatali Makal Katchi has decided to join the NDA in Tamil Nadu, and an agreement was signed by my leader, Dr. Ramdas, and BJP State President, Mr. Annamlai, and we are happy that we have joined the NDA in Tamil Nadu. दलों के साथ ही नेताओं का भी बीजेपी से जुड़ना जारी है। झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उनकी नीतियों की सराहना की है। झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। सीता सोरेन ने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है और इसे पार्टी अध्यक्ष यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजी है। सीता ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। सीता ने लिखा है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और सक्रिय सदस्य, वर्तमान में पार्टी की विधायक हूँ। अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया, जो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग और समर्पण, नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया। आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। दरअसल हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे और झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठन हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थीं। सीता सोरेन जामा क्षेत्र से विधायक हैं। चंपई सोरेन ने बीते 2 फरवरी को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। इस दौरान ये चर्चा थी कि सीता सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जेएमएम इसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही। जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में, उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री के विकास के नारे के साथ जोड़ने के लिए भी नेता भाजपा का रुख कर रहे हैं। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी का गठबंधन भी मजबूत हो रहा है। महाराष्ट्र की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद मनसे की एनडीए में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। वे हाजीपुर सीट से लड़ना चाहते थे। इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा ने हमेशा उनका सम्मान किया और उन्हें अपने भतीजे को आशीर्वाद देना चाहिए। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों का सम्मान करती है, नए लोगों का भी स्वागत करती है, नए लोगों को भी अवसर देती है। अब अवसर बदलता है, मिलता है, सम्मान सबका होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इधर दिल्ली में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की कोर कमेटियों की बैठक में टिकटों पर मंथन हो रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी और उसके गठबंधन में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शैलेंद्र मिश्रा, पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विपक्षी खेमे में मतभेद सुलझाकर आगे बढ़ने की कवायद जारी है। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय स्तंभ पर कुल 25 गारंटियां सामने रखी गईं। यूपी में सपा और कांग्रेस ने समन्वय समिति बना ली है। हालांकि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच उलझ रहा है। विपक्षी खेमे में भी चुनावी हलचल जोरों पर है। मंगलवार को पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय स्तंभ पर कुल 25 गारंटियां दी हैं। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% सीमा हटाने जैसी गारंटी शामिल है। युवा को 30 लाख नई नौकरियां, पेपर लीक से मुक्ति जैसी न्याय की गारंटी, गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए, केंद्र की नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण जैसा नारी न्याय, किसान को एमएसपी को कानूनी दर्जा, ऋण माफी के लिए अस्थायी आयोग, 30 दिन में बीमा भुगतान जैसी गारंटी के माध्यम से न्याय और श्रमिकों को स्वास्थ्य अधिकार, प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, असंगठित श्रमिकों को जीवन दुर्घटना बीमा आदि गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस जहां इसे क्रांतिकारी बता रही है, वहीं इन गारंटियों पर भाजपा ने हमला बोला है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पहली बार गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में राहुल जी ने इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय। तब हंसी मजाक उड़ाई गई उनकी, खूब आलोचना हुई बीजेपी की ओर से, और आज वही व्यक्ति गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। में केवल एक व्यक्ति की गारंटी चलती है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की। राहुल गांधी यदि किसी चीज की गारंटी दे सकते हैं तो हिंदू आस्थाओं का अपमान करने की गारंटी दे सकते हैं। वो किसी चीज की अगर गारंटी दे सकते हैं तो जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है वहां आर्थिक बदहाली लाने की गारंटी दे सकते हैं। वो हिंदू आस्थाओं के साथ साथ हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटने की गारंटी दे सकते हैं। यूपी में चुनावी सक्रियता दिखाते हुए सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में गठबंधन की रणनीति तय हो गई है, जिसके तहत दोनों दलों के 5-5 सीनियर नेताओं की प्रदेश स्तर की एक समन्वय समिति बनेगी।
हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए, अगर यही नौजवान और उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी खेमा सीट बंटवारे पर जूझता नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर सहमति न बनने पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र में 7 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे से पहले ठाणे में अपने निवास स्थान पर सांसदों की बड़ी बैठक की, जिसके बाद सांसद राहुल शिवाले ने कहा कि 2-3 दिन में शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कैंडिडेट की लिस्ट दे दी जाएगी। जहां एक और एनडीए के खेमे में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं, नेता प्रचार में उतर रहे हैं, उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर काम हो रहा है, विपक्षी खेमे में चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु में भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी पीएमके के बीच मंगलवार को सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। भाजपा ने पीएमके को 10 सीटें दी हैं। समझौते पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई और पीएमके संस्थापक डॉक्टर एस रामदास ने पीएमके नेता के निवास विल्लुपुरम के पास थाइलापुरम गार्डन में हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के दौरान राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और पीएमके के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अंबुमणि रामदास मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 मार्च को भूटान की राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने के अनुरूप है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे। ये यात्रा दोनों पक्षों के हितों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचने को लेकर तो भाजपा के निशाने पर हैं ही। अब ईडी ने के कविता की गिरफ्तारी के बाद बयान जारी कर बताया है कि उनकी केजरीवाल के साथ कई मीटिंग्स हुई थीं, यानी आने वाले दिनों में केजरीवाल पर कानून का शिकंजा कस सकता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता की गिरफ्तारी के बाद अब बयान जारी कर बताया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर उन्होंने साजिश रची थी। इसके बाद भाजपा ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता किंग पिंग थी, जिन्होंने शराब कारोबार को लेकर कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की थी। के कविता मैडम अरेस्ट हुई। अरेस्ट होने के पश्चात उनको इंट्रोगेशन के लिए भेजा गया है। क्या स्टेटमेंट ईडी ने दिया है? एक कंपनी है, कई लोग इसमें हैं। के कविता इसमें एक किंगपिंग थी। के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई कि नहीं हुई? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि आपकी कंपनी को हम, आपके जो पूरी कोहोट है उस कोहोट को हम यहाँ पर लाके बसाएंगे, उनके माध्यम से शराब का कारोबार यहां करेंगे। समन के बावजूद पेश न होने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। केजरीवाल को घेरते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने देश के संवैधानिक ढांचों का सम्मान नहीं किया। तो वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि केजरीवाल चुनाव प्रचार करे। अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, he disrespects them। मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जी को अब डेस्परेशन हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, उनको चुनाव प्रचार से किसी तरीके से हटाया जाए। इस बीच दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में ही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में जांच एजेंसियां मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं। इसी सिलसिले में के कविता, आप नेता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कई लोगों को जांच एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी हैं। ईडी ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज में शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आरोपी के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने की एवज में आप नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेंगलुरु का नखरतपेटे अपनी दुकान में एक दुकानदार हनुमान चालीसा सुन रहा था, जिसे लेकर एक समुदाय और दुकानदार के बीच बड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद इस घटना को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बेंगलुरु पुलिस को नगरतपेट में धारा 144 लगानी पड़ी। घटना के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे समेत कई भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राज्य के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बंगलुरु के नगरथपेटे में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। एक दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पिटाई करने के मामले में इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। इस घटना के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस घटना के सिलसिले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस इलाके में जहां पर हर बार शांति रहती है, यहाँ के दुकानदार आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन अचानक रविवार के दिन ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने इस दुकान पर हमला किया। क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक मस्जिद है, आप देख सकते हैं, यहाँ से 5-6 दुकानें छोड़कर पीछे एक मस्जिद है और उनका ये कहना है कि ये जो यहाँ पर इस दुकानदार ने जो धार्मिक गीत लगाया था उसको सुनने के बाद मस्जिद से कुछ लोग बाहर निकलकर इस पर एतराज करने लगे। जाहिर सी बात है, ये कई वर्षों से ये मस्जिद यहीं पर है, ये दुकान भी यहीं पर है, लेकिन अचानक उस दिन रविवार के दिन क्या हुआ कि ये लोगों ने मुकेश पर हमला कर दिया और फिर पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश की और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भड़क गया। फिर 6 युवाओं की एक टोली द्वारा पीटे गए दुकान मालिक मुकेश के समर्थन में भाजपा द्वारा हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए आयोजित विरोध प्रदर्शन के कारण बंगलुरु पुलिस को नगरथपेटे में धारा 144 लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, बंगलुरु के दक्षिण सांसद तेजस्वी सूर्या और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उन्हें विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राज्य के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स इस सरकार को बहुत बड़ा पहलू है। इसके वजह से जो लोग असर्ट करते हैं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, उनको वो समझता है सरकार हमें कुछ नहीं करेगा, हम जो मन में चाहिए हम कर सकते हैं। ये माइंडसेट आज ये सब इंसिडेंट हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है, बेंगलुरु का छवि डीके शिव कुमार ब्रांड बेंगलुरु बता रहा था, अभी ये छवि हमारा बेंगलुरु को तारनिश कर रहा है। इंस्टेड ऑफ asking the police authorities to conduct the investigation in an expeditious manner and arrest the accused, the police are contemplating action against the victim himself. नगरथपेटे इलाके के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए प्रदेश सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। मेरी मांग है सिर्फ मेरे को न्याय मिलना चाहिए, ताकि मेरे जैसे और मेरे भाई जैसे को तकलीफ ना हो। और तो मेरा थोड़ा हो गया, नहीं तो अगर उस दिन ही मेरे को कुछ ज़्यादा हो गया, मैं मर गया होता, तो मेरे 2 बच्चे को खाना कौन दे रहा था, मेरा परिवार का ख्याल कौन रखता था, तो उसके जवाबदार कौन होते थे। अभी वो जो आदमी बैठ के हनुमान चालीसा सुनता था, ये लोग आके उसको जो थ्रेटन करके उसको मारपीट किया, वो गलत है। आज उसको करेगा, कल और किसी को भी करेगा। ये स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे कभी ऐसा हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ है। हमेशा भाईचारे
और हमेशा मिल्लत का मुजाहिरा हमेशा हुआ है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसा किए हैं तो गलत किए हैं। बेंगलोर में इस वक्त नागरपेट में शांति का माहौल है और यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है और फिलहाल पुलिस एक और शख्स की तलाश कर रही है जिसने जो इस हमले में शामिल था। कैमरामैन चिदानंद के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज बेंगलोर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अट्ठाईस राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।